हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज अपन इस चैप्टर में बात करेंगे एनिमल हेल्थ के बारे में। देखिए, अपन एनिमल हस्बेंड्री में जो ब्रीडिंग है, फीडिंग है, ये चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज जो अपना तीसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसका नाम है एनिमल हेल्थ मैनेजमेंट। देखिए, किसी भी सक्सेसफुल लाइव स्टॉक जो फार्म होता है उसका जो प्रोडक्शन है या उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो डिपेंड करता है वहाँ के जो ब्रीड्स हैं उन पे। उसके बाद में उन ब्रीड्स को अपन क्या फीड करवाते हैं, और दूसरी चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है उनकी हेल्थ। अगर उनकी हेल्थ अपन उसका प्रॉपर ध्यान नहीं रखेंगे तो अगर जो आपका एनिमल है वो किसी कारणवश डिजीज़ इन्फेक्टेड हो जाता है तो आपका जो प्रोडक्शन है वो इकोनॉमिकली और जो लैक्टेशन यील्ड वगैरह है वो भी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो आज के इस चैप्टर में अपन बात करेंगे एनिमल हेल्थ मैनेजमेंट के बारे में कि किस प्रकार अपन जो एनिमल्स हैं उनको अपन बिना डिजीज़ इन्फेक्शन के रख सकते हैं। क्या क्या ऐसे प्रैक्टिसेस या क्या उनको ऐसा एनवायरनमेंट अपन प्रोवाइड करवाएं ताकि उनमें डिजीज़ के जो इंसिडेंस हैं उसको कम किया जा सके। अब बात करते हैं अपन एनिमल हेल्थ की, जिसमें अपन सबसे पहले बात करेंगे कि एनिमल जो है उसको हेल्दी अपन कब बोलेंगे। तो हेल्दी कब रहेगा, तो जिसकी जो एनिमल है उसके जो नॉर्मल जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है वो नॉर्मल तरीके से चल रहे हैं। अगर उसमें कई अनवांटेड चेंज आता है जिससे उसकी जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है वो क्या होती है, डिस्टर्ब होती है, उसको बोलते हैं अपन डिजीज़। तो डिजीज़ क्या हो गया, एक एबनॉर्मल चेंज हो गया उसकी नॉर्मल एक्टिविटी में, उसकी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में। तो यही आपको यहाँ देखने को मिलता है कि जो आपका एनिमल है उसका कोई ऑर्गन्स या टिश्यू है वो एबनॉर्मल जो ग्रोथ कर रहा है या एबनॉर्मलिटीज शो कर रहा है, उस चीज़ को अपन क्या बोल रहे हैं, डिजीज़ बोल रहे हैं। अब इस डिजीज़ को अपन किस प्रकार से मैनेज कर सकते हैं ताकि आपका जो एनिमल है वो स्वस्थ रहे, तो इसके लिए अपन क्या कर सकते हैं कि जो डिजीज़ है उसका पहले से वैक्सीनाइजेशन करें। जैसे अपने को पता रहता है तो जो प्रोग्रेसिव जो लाइव स्टॉक फार्मर होता है वो प्रॉपरली वैक्सीनाइजेशन करता है कि उसको रूटीन चेकअप वगैरह इनका सभी का क्या होता है, ध्यान रहता है, अवेयर रहता है। तो देखिए, अपन डिजीज़ वगैरह जो होते हैं उनको किस प्रकार से कंट्रोल कर सकते हैं, जिसमें अपन बात करेंगे कि जो प्रॉपर अटेंशन है फार्मर जो है पहले से क्या रहता है, अटेंशन रहता है। इसी प्रकार बात करें अपन जो आपका लाइव स्टॉक है उसको क्या करेंगे, अपन प्रॉपर सैनिटाइजेशन करेंगे, उसमें जो लीटर वगैरह है उनको टाइमली अपन क्या कर सकते हैं, चेंज करते रह सकते हैं। ठीक है, ड्रेनेज चैनल वगैरह है उनको अपन जो है नॉर्मली क्लीन करते रहते हैं। इसी प्रकार बात करें उनको हाइजेनिक फूड अवेलेबल करवाएंगे, ठीक है, जिसमें किसी प्रकार का कंटामिनेशन नहीं हो न्यूट्रिएंट्स में। न्यूट्रिएंट की जो डोज है वो अपन अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन है वो चेंज करते रहेंगे। तो और मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस जो है जिसमें अपन डेली क्लीनिंग है या फिर जो उनके हूव्स वगैरह है, हॉर्न वगैरह है, उनकी प्रॉपर सैनिटाइजेशन करें। तो इस प्रकार अपन जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं उनको प्रॉपर अगर मैनेजमेंट प्रोवाइड करवाएंगे तो उनमें डिजीज़ होने के जो चांसेस हैं वो क्या रहेंगे, कम रहेंगे। दूसरी चीज़ अपन बात करें, डिजीज़ का जो इंसिडेंस होता है वो जनरली रेनी सीजन में होता है। तो रेनी सीजन में अपन लाइव स्टॉक जो फार्म होता है उसमें प्रॉपर सनलाइट की व्यवस्था, साथ ही जो ड्रेनेज चैनल है उनकी व्यवस्था रखते हैं ताकि जो बैक्टीरिया है या फंगस है उनकी ग्रोथ वहाँ के एनवायरनमेंट में ना हो सके। अब अपन बात करेंगे कुछ कॉमन डिजीज़ जिनके बारे में आपको एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसमें देखिए, बेसिकली यहाँ से जो क्वेश्चन आता है सबसे पहले तो ये आता है कि जो कॉजल ऑर्गेनिज्म होता है वो किस प्रकार का कॉजल ऑर्गेनिज्म है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको पूछ लिया गया, कोई डिजीज़ का नाम दे दिया गया और आपको पूछता है कि ये जो डिजीज़ है वो किस प्रकार के या किस कॉजल ऑर्गेनिज्म से कॉज्ड हो रही है। उसमें आपके ऑप्शन दिए होते हैं, बैक्टीरिया है, वायरस है, प्रोटोजोआ है, फंगस है या फिर मेटाबॉलिक एक्टिविटी से होने वाली डिजीज़ है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता रखना है कि जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो किस प्रकार का ऑर्गेनिज्म है, वो फंगस है, बैक्टीरिया है
या प्रोटोजोआ है। तो इस प्रकार के आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। उसके बाद में अपन बात करेंगे कि जो डिजीज़ होते हैं उनके मेन सिम्टम्स जो है वो क्या होते हैं और उसकी वैक्सीन क्या होती है। इसके साथ ही अपन बात करें कुछ जो डिजीज़ होते हैं वो कॉन्टाजिनस होते हैं, वो एक दूसरे से दूसरे में फैल जाते हैं, और कई क्या होते हैं नॉन कॉन्टाजिनस जो एक से दूसरे एनिमल में नहीं फैलते हैं। तो इस प्रकार के भी आपको पूछा जा सकता है कि ये जो डिजीज़ है वो कॉन्टाजिनस है या नॉन कॉन्टाजिनस। अब बात करते हैं अपन, यहाँ पे दे रखा है इन्फेक्शन और कॉन्टाजिनियस डिजीज़। तो यहाँ पे अपन बात करेंगे कुछ डिजीज़ की कि कौन सा डिजीज़ कॉन्टाजिनस होता है। अब कॉन्टाजिनस में भी अगर अपन बात करें तो सबसे पहला है वो है बैक्टीरिया से होने वाले रोग। बैक्टीरिया से जो होता है आपका सबसे इम्पोर्टेंट है एंथ्रेक्स, जो बेसिलस एंथ्रेसिस नामक एक बैक्टीरिया है उससे कॉज होता है, और इसमें जो है ऑटोमेटिकली या सडनली क्या हो जाती है एनिमल की डेथ हो जाती है। और इसका जो क्वेश्चन है वो पूछा गया था अभी रिसेंटली कई एग्ज़ाम जो हुई थी उसमें पूछा गया था कि इनमें से कौन सा ऐसा डिजीज़ है जिससे इन्फेक्टेड जो एनिमल होता है उसको पोस्टमार्टम अलाउ नहीं करते हैं, क्योंकि ये जो बैक्टीरिया होते हैं वो कॉन्टाजिनस होते हैं। एक बार एनवायरनमेंट में अगर फैल गए तो वो लगभग सभी एनिमल्स में फैलने के चांसेस रहते हैं। इसीलिए इससे जो इन्फेक्टेड जो एनिमल जिसकी डेथ हो जाती है तो उसका पोस्टमार्टम नहीं करते हैं, उसको डायरेक्ट अपन गड्ढे में दबा देते हैं। तो ये आपको पता रखना है कि ये इस प्रकार का जो सिस्टम है वो इसमें फॉलो किया जाता है। इसमें अपन क्या करते हैं पोस्टमार्टम अलाउ नहीं करते। इसके बाद में बात करें ब्लैक वाटर, ठीक है, ये भी किससे होता है बैक्टीरिया से, और किस प्रकार का है कॉन्टाजिनस है। हेमोरेजिक सेप्टिसेमिया जिसको अपन गलघोटू भी बोलते हैं, टीबी है, ट्यूबरक्लोसिस और ब्रूसलोसिस। तो अगर देखिए यहाँ से क्वेश्चन आता है आपके विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाई बैक्टीरिया, या फिर आ सकता है विच ऑफ फॉलोइंग डिजीज इज नॉट कॉज्ड बाई बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया से जो होने वाली जो डिजीज़ है उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट यही डिजीजेज हैं जिनका आपको नाम याद रखने हैं कि ये डिजीजेज हैं वो किससे कॉज हो रही है, बैक्टीरिया से हो रही है। आगे अपन बात करें, आगे अपना जो है वायरस से होने वाली वायरल डिजीज़ें हैं। वायरस से होने वाली जो डिजीजेज हैं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट है रिंडरपेस्ट जिसको माता भी बोलते हैं, फूट एंड माउथ डिजीज सबसे इंपॉर्टेंट ये वायरल डिजीज़ है जिसका प्रभाव काफ़ी देखने को मिलता है और इससे काफ़ी जो एनिमल्स हैं वो इन्फेक्टेड होते हैं। बात करें अपन एफएमडी डिजीज़ जिसमें फूट और जो माउथ है वो दोनों पार्ट इससे क्या होते हैं इफेक्ट होते हैं, और इसमें जो डेथ रेट होती है वो क्या होती है कम होती है, लेकिन जो एनिमल है उसको जो प्रॉब्लम होती है, ठीक है, इसमें जो क्लॉव्स होते हैं हूप्स के बीच में जो क्लॉव्स होते हैं उसमें इन्फेक्शन होता है, या फिर जो उसके माउथ पार्ट है उसमें इन्फेक्शन होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि एनिमल फूड वगैरह प्रॉपर नहीं ले पाता है, साथ ही चलने में उसको प्रॉब्लम आती है। तो ये भी एक वायरल डिजीज़ है। रिंडरपेस्ट की बात करें जिसमें छोटे छोटे शरीर पे क्या हो जाते हैं दाने हो जाते हैं। इसके बाद में बात करें अपन पैरासिटिक, जो पैरासाइट्स जो होते हैं इसमें इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों प्रकार के पैरासाइट है वो मौजूद होते हैं, जिसमें अपन बात करें एक्टो यानी कि बाहर जो होते हैं बॉडी पे कई प्रकार के पैरासाइट प्रेजेंट होते हैं, जिसमें है टिक है, लीक है और माइट है। तो इनके लिए अपन क्या कर सकते हैं कि उनको जो आपके एनिमल्स हैं उनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर होती है या बॉडी होती है उसकी साफ़ सफाई या सैनिटाइजेशन करें, और इसके लिए एक ग्रूमिंग भी करते हैं। ठीक है, ग्रूमिंग एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसमें एक ब्रश के टाइप का क्या होता है एक इम्प्लीमेंट होता है, उससे क्या करते हैं इनको उसके शरीर से अपन हटाते हैं। इसी प्रकार बात करें एंडोपैरासाइटिक जिसमें है टेप है और राउंड है, कई प्रकार के कर्मी राउंड कर्मी हो सकते हैं। उसके बाद में अपन बात करें आगे, तो आगे अपना जो डिजीज़ है वो है फंगल डिजीज़ जिसमें एफ्लोटॉक्सिकोसिस जो है वो होता है जनरली, और फंगस से एनिमल्स में ज़्यादा डिजीज़ कोज नहीं होती है। ज़्यादा मोस्टली जो डिजीज़ कोज होती है एनिमल में वो किससे होती है बैक्टीरिया और वायरस से। इसी प्रकार अपन बात करें जो आपका पोल्ट्री होता है, तो पोल्ट्री में जो डिजीजेज होती है वो सबसे ज़्यादा वायरल डिजीजेज होती है। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं अपन नॉन इन्फेक्शन
और नॉन कॉन्टाजिनस जिसमें कुछ डिजीजेज हैं जो एनिमल को अपन फीड करवाते हैं तो उसमें न्यूट्रिएंट वगैरह की डेफिशिएंसी या उसकी जो बॉडी में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो रही है तो वो अनडिस्टर्ब होने से कई प्रकार की डिसऑर्डर या डिजीज है वो कोज होते हैं। जिसमें अपन बात करें सबसे पहला है मिल्क फीवर या इसको बोलते हैं हाइपोकैल्सीमिया। इसमें क्या होता है कि जो बॉडी होती है एनिमल की उसमें कैल्शियम की क्या हो जाती है डेफिशिएंसी। इसी प्रकार बात करें एसिटोनोमिया, इसी प्रकार अपन बात करें हाइपोग्लाइकेमिया, और इसी प्रकार बात करें तो कीटोसिस जो होता है वो किससे होता है मेटाबॉलिक जो डिस एक्टिविटी होती है उससे क्या होता है ये मेटाबॉलिक डिसएक्टिविटी से। इसी प्रकार डाइट्री जिसमें खान पान जो होता है कभी ड्राई कभी अपन उसको ग्रीन फॉडर है वो जो खिलाते हैं तो इससे जो उसके फर्मेंटेशन की जो प्रोसेस होती है तो उससे उसकी बॉडी में कई प्रकार की गैसें हैं वो प्रोड्यूस होती है। अब बात करेंगे अपन जो वायरल डिजीज, इसमें अपन बात करें डाइट्री में तो ब्लॉट जो है आफरा जिसको बोलते हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब बात करें अपन वायरल डिजीज़ की डिटेल्स में तो सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने बताई आपको कि एफएमडी जो डिजीज़ होता है उसको सबसे सीवियर डिजीज़ इसमें माना गया है। साथ ही अपन बात करें एग्जाम्स में भी जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो इसी से पूछा जाता है। अब बात करते हैं इसकी डिटेल में। तो सबसे पहले तो अपन ने बात की कि जो एफएमडी डिजीज़ होता है वो एक वायरल डिजीज़ होता है और इसमें इन्फेक्शन जो होता है एनिमल्स का, एनिमल के एक दूसरे से जो इन्फेक्टेड वाटर पीने से या डायरेक्ट कांटेक्ट होने से या उससे जो कंटामिनेटेड फूड है वो खाने से हो सकता है। दूसरा अपन ने बात की कि इसका एक तो माउथ पार्ट इसमें इफेक्ट होता है। दूसरा अपन बात करें जो होप्स होते हैं, खुर जो होते हैं उनके बीच में जो जगह अवेलेबल होती है क्लॉव्स बोलते हैं उसको, उसमें इसका इन्फेक्शन होता है। अब बात करें अपन वायरस की तो कुछ वायरस हैं जिसमें अपन बात करें यहाँ पे 7 टाइप्स के वायरस इसमें प्रेजेंट होते हैं। जिसमें अपन बात करें OAC एशिया जो होते हैं वहाँ इन्फेक्ट करते हैं। इसी प्रकार अपन बात करें सेट 1, 2, 3 ये जो इंडिया है वहाँ पे आपके जो डिजीज़ होता है FMD उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। इसके बाद में ट्रांसमिशन की बात की किस प्रकार फैलता है तो डायरेक्ट कांटेक्ट में अगर कोई इन्फेक्टेड एनिमल दूसरे एनिमल्स की जो सैलाइवा है उसको टच करता है तो उससे फैल जाता है। वाटर पिलाने से हो सकता है या फिर जो पाश्चर अपन खिला रहे हैं एनिमल्स को तो उसके माध्यम से भी फैल जाता है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड की अपन बात करें तो 2 से 5 डे का होता है और इसमें बॉडी का जो टेम्परेचर है लगभग 40 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। डिजीज़ इसमें जो डेथ होती है वो कम चांसेस होती है। इसमें पशु जो आपका एनिमल है वो ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करता है। इसके लिए अपन वैक्सीनाइजेशन जो है वो पॉलीवेलेंट नामक एक वैक्सीन आती है और आपकी जो IBPS SO है उसमें पूछा गई है कि जो आपका FMD जो डिजीज़ होता है उसके लिए कौन सी वैक्सीन अपन यूज़ करते हैं। तो पॉलीवेलेंट और अपन 4 महीने में इसको एक बार इसको लगवाते हैं। इसी प्रकार सेकंड जो डिजीज़ है वो है रिंडरपेस्ट जिसमें अपन बात करें मोस्ट डिस्ट्रक्टिव वायरस डिजीज़ है और इसका लास्ट ईयर ही पूछा गया है 2019 था उसमें ये पूछा गया था कि GTV जो वैक्सीन होती है वो किस डिजीज़ के लिए यूज़ ली जाती है। और उससे पहले जो क्वेश्चन पूछा गया तो आपको पता है कि GTV गॉट टिश्यू वायरस बोलते हैं इसको, तो ये किसके लिए लेते हैं अपन रिंडरपेस्ट के लिए रहे हैं। और ये जो GTV है वो IVRI इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जत नगर बरेली है वहाँ से डेवलप की गई है। तो एक बार तो क्वेश्चन पूछा गया कि GTV जो वैक्सीन होती है वो किस डिजीज़ के कंट्रोल में अपन यूज़ लेते हैं। दूसरा GTV है वो कहाँ से प्रिपेयर की गई है। तो यहाँ पे देखिए एक तो है आपका 1TCRV, ठीक है, 1 तो इसका ये लगा रखा है। दूसरा है GTV जिसकी इम्यूनिटी आती है 3 साल की। तो ये आपको पता रखना है। इस प्रकार के आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद में बात करें एंथ्रेक्स जो क्या है एक बैक्टीरियल डिजीज़ है और मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजीज़ है। उसमें अपन बात कर रहे हैं कि जो आपका एंथ्रेक्स है वो एक बैक्टीरिया से होता है, उसका नाम है बैसिलस एंथ्रेसिस और ये इसको अपन स्प्लेनिक फीवर भी बोलते हैं। और साथ ही अपन बात करें तो ये जो वूल होती है जनरली किस में होता है सीप में होता है, तो वूल जब उसको क्लीन करते हैं तो उसके माध्यम से जो आपका ह्यूमन बींग्स है उसमें भी फैलने के चांसेस होते हैं। तो अब देखते हैं थोड़ा सा इसमें कि ये जनरली किस में होता है कैटल, सीप और हॉर्स और पिग में होता है,
ठीक है। और इसका मैन इज ससेप्टिबल, मैन क्या है, इससे ससेप्टिबल है, लेकिन अपन बात करें प्राइमरी होस्ट इसमें क्या है आपके ये वाले एनिमल्स हैं, यानी डायरेक्ट जो है एनिमल्स से ही आपके जो मेल ह्यूमन बींग्स हैं उसमें फैलेगा, डायरेक्टली है वो ह्यूमन बींग्स में नहीं फैलेगा, ठीक है। इसको वूल सॉर्टर डिजीज ही बोलते हैं, और वूल सॉर्टर डिजीज इसलिए बोलते हैं कि जो वूल को क्लीन करते हैं, वूल को क्लीन करते हैं उसके माध्यम से कहाँ चला जाता है, ये ह्यूमन बींग्स में चला जाता है, ठीक है। और ये एक बहुत ही घातक जो है वो बीमारी है जो किससे होती है, बेसिलस एंथ्रेसिस से, जो क्या है एक बैक्टीरिया है, और इसको क्या बोलते हैं, स्प्लेनिक फीवर बोलते हैं। और अभी अपन ने बात की कि इसमें अपन पोस्टमार्टम जो होता है वो अलाउ नहीं करते हैं, क्योंकि इसका जो बैक्टीरिया होता है वो अगर एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाए तो वो उसको कंट्रोल करना फिर क्या हो जाता है, पॉसिबल नहीं रहता है। ब्लैक वाटर की बात करें अपन, ब्लैक वाटर है, ठीक है, ये कॉन्टाजिनस डिजीज नहीं है, यानी कि ये एक दूसरे से एक एनिमल से दूसरे में नहीं फैलता है, ठीक है। ये बैक्टीरिया जो है क्लोस्ट्रीडियम सोबियाई है, उसके द्वारा फैलता है, जो क्या है एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। ये एग्जाम में पूछा गया है कि आपका क्लोस्ट्रीडियम जो सोवियाई है वो बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव। तो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव जो है अपन डिफाइन करते हैं, वो जो ग्राम स्टेनिंग है उस प्रोसेस से फॉलो उसी से अपन क्या कर सकते हैं, इनको अलग अलग क्लासीफाई कर सकते हैं। इसकी बात करें अपन, ये जो ब्लैक वाटर होता है ये जो यंग स्टॉक्स होते हैं, जो यंग काफ होते हैं उसमें ज़्यादा फैलता है, और उसमें अपन बात करें 6 मंथ से लेके 2 ईयर के जो होते हैं उनमें ज़्यादा फैलता है। तो ये आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपके जो ब्लैक वाटर है वो सबसे ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम किस एज के जो एनिमल्स होते हैं उनमें होती है, तो 6 मंथ से लेके 2 साल तक। और इसमें अपन बात करें इसका जो आउटब्रेक होता है वो रेनी सीजन में होता है। मोस्टली जितने भी जो डिजीजेज होते हैं वो रेनी सीजन में क्या होते हैं, फैलते हैं। वैक्सीनाइजेशन की बात करें अपन, तो जो आपका मानसून स्टार्ट होगा उससे पहले अपन वैक्सीनाइजेशन कर देते हैं, जिसमें पॉलीवेलेंट या क्लोस्ट्रीडियम स्पीसीज जो है उसका इंजेक्शन वगैरह लगवा सकते हैं। एंटीबायोटिक्स है, इसमें पेनिसिलिन या टेट्रासाइक्लिन भी यूज़ ले सकते हैं। तो ये आपको इसमें ब्लैक वाटर है उसमें यूज़ लेना होता है। उसके बाद में है HS, जिसको हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया बोलते हैं, जिसको अपन बात करें हिंदी में तो उसको बोलते हैं गलघोटू। देखिए इसमें क्या होता है कि जो टंग होती है एनिमल की वो इन्फेक्टेड होती है, और उससे क्या होता है कि वो उसमें स्वेलिंग होने के कारण सांस लेने में क्या होती है, प्रॉब्लम होती है, और इसके कारण इसको गलघोटू बोलते हैं, जिसमें क्या हो रहा है, जो गला है वो क्या हो रहा है, उससे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। इसमें देखिए अपन बात करें तो जो बैक्टीरिया होता है वो कई प्रकार के बैक्टीरिया है इसमें मौजूद होते हैं, और अलग अलग जो एरियाज़ हैं इसमें लगभग 20 या 30 प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं जो इस डिजीज़ को कॉज करते हैं, और ये एरिया वाइज ये डिजीज़ है वो होता है, जिसमें जहाँ पे अपन बात करें जनरली किसके कारण होता है, पास्चुरेला मल्टीसोडा, पास्चुरेला मल्टीसिडा होता है। इसी प्रकार बात करें काउज में जो है पास्चुरेला किससे होता है, बोविसेप्टिका, और भैंस में किससे होता है, बुबेली सेप्टिका, ठीक है। और इसके रोकथाम के लिए या इसके कंट्रोल के लिए अपन एक इंजेक्शन लगवा सकते हैं जिसका नाम है सल्फेफिडेमिनिन, ठीक है। वैक्सीनाइजेशन है इसका 1 ईयर पे करते हैं, जो अपन कब कर रहे हैं, रेनी सीजन जब स्टार्ट होगी उससे पहले कर रहे हैं। और इसमें आइसोलेशन एक बेस्ट क्या हो सकता है, कंट्रोल मेजर्स हो सकता है, अपन जो डेली रूटीन चेकअप करवाते हैं वो, और सैनिटाइजेशन का प्रॉपर ध्यान रखें, ठीक है। इसी प्रकार मेस्टाइटिस, अब देखिए मेस्टाइटिस डिजीज जो है उसमें, और आपका जो मिल्क फीवर है उसमें स्टूडेंट्स जो है वो हमेशा क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं। देखिए यहाँ पे बात कर रहे हैं अपन मेस्टाइटिस, और दूसरा होता है आपका मिल्क फीवर। तो दोनों ही डिजीजेज जो हैं वो अलग अलग डिजीजेज हैं, और इसमें से जो क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि अभी आपका रिसेंटली जो एग्जाम हुआ सुपरवाइजर में उसमें भी मेस्टाइटिस से हैं वो क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए इसमें अगर अपन बात करें मेस्टाइटिस, इसको हिंदी में बोलते हैं थनैला, क्या बोलते हैं, थनैला। और जो मिल्क फीवर होता है उसको बोलते हैं दुग्ध जवर,
तो ये आपको याद रखना है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि मिल्क फीवर जो होता है वो मेटाबॉलिक एक्टिविटी के कारण हो रहा है, यानी कैल्शियम की डेफिशिएंसी से हो रहा है। और यहाँ पे बात करें अपन मेस्टाइटिस, तो मेस्टाइटिस किससे होता है? बैक्टीरिया से। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है। दूसरा अपन बात करें मेस्टाइटिस में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो ये है कि स्ट्रिप कप टेस्ट किस डिजीज़ के डायग्नोसिस के लिए किया जाता है? तो स्ट्रिप कप टेस्ट जो होता है वो मेस्टाइटिस डिजीज से इन्फेक्टेड जो एनिमल्स होते हैं, जनरली इसमें मिल्किंग एनिमल्स होते हैं, वो इन्फेक्टेड होते हैं और उसका टेस्ट या डायग्नोसिस करने के लिए स्ट्रिप कप टेस्ट किया जाता है। तो याद रखना है आपको। इसमें क्या होता है कि जो अडर होता है एनिमल का उसमें स्वेलिंग आ जाती है और उसमें जो मिल्क है वो नहीं आता है, यानी कि जो टिट्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं? परमानेंटली खराब हो जाते हैं। और ये जो डिपेंड करता है जिससे क्या होता है कि आपका जो मिल्क प्रोडक्शन है वो रिड्यूस हो जाता है। और इस डिजीज़ का जो इन्फेक्शन डिपेंड करता है, तो अगर इम्प्रॉपर उसमें सैनिटाइजेशन है, आपका लाइव स्टॉक में बैठने के लिए जो एनिमल है उसके लिए प्रॉपर जगह नहीं है, ड्राई सरफेस अवेलेबल नहीं है, तो इससे इस एनवायरनमेंट में क्या होता है? ये बैक्टीरिया ज़्यादा है वो क्या होता है? डोमिनेंट होता है। अब बात करेंगे अपन कि इसमें कई प्रकार के बैक्टीरिया हैं वो जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं, जिसमें अपन बात करेंगे इसमें कुछ एनवायरमेंटल जो पैथोजेंस हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, साथ ही जो कॉन्टाजिनस पैथोजन है वो भी इसमें जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, इसमें बात करें इस्चेरेसिया कोलाई यानी कि इकोलाई है, इससे भी होता है। इसी प्रकार बात करें कैल्बिसी स्पीशीज जो है उससे द्वारा होता है। और स्ट्रेप्टोकोकल ऑर्गेनिज्म जो है जिसमें स्ट्रेप्टोकोकस जो है उसकी कई प्रकार की स्पीसीज है वो प्रेजेंट होती है, जिसमें स्ट्रेप्टोकोकस उबेरिस है, स्ट्रेप्टोकोकस बोविस है। ठीक है, इसी प्रकार अपन बात करें तो जो मेजर पैथोजन है उसमें कौन सा है आपका? वही आपको याद रखना है, स्ट्रेप्टोकोकस एंग्लिकेशिये और स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियंस और कोरियन बैक्टीरियम बोविस। तो ये आपको अलग अलग जो एनिमल्स हैं या अलग अलग एरिया है वहाँ पे ये बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। और ये जो लाइव स्टॉक जो होता है उसमें प्रॉपर सैनिटाइजेशन नहीं होने के कारण इस प्रकार के कोई भी बैक्टीरिया है वो जिम्मेदार हो सकता है। इंडिया की बात करें तो इसमें स्टेफिलोकोकस होते हैं वो रेस्पॉन्सिबल होता है। तो कहीं किसी भी प्रकार से क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है कि मोस्टली ये डिजीज़ किससे होता है, इंडिया में किससे होता है, तो ये आपको याद रखना है। तो इसके मेजर पैथोजन की बात करें तो स्टेफिलोकोकाई कोकस ऑरियंस है और कोरियन बैक्टीरियम बोविस है। और इंडिया में बात करें स्टेफिलोकोकस स्पीसीज जिसमें किसी भी प्रकार का बैक्टीरिया है वो मौजूद हो सकता है। इसके ट्रांसमिशन की बात करें अपन तो इससे जो कंटामिनेट एनवायरनमेंट होता है उसका मैंने बताया आपको कि जो प्रॉपर है सैनिटाइजेशन नहीं होता है। ठीक है, या फिर जो मिल्कर है, जो मिल्कमैन है वो साफ़ सफाई का प्रॉपर ध्यान नहीं रखता है, तो इससे हो सकता है। जिसमें अपन बात करें स्किन ऑफ अडर, मिल्किंग इक्विपमेंट और मिल्कर, तो इनके इन्फेक्शन होने के कारण ये हो सकता है। टेस्ट डन फॉर डायग्नोसिस इज स्ट्रिप कप टेस्ट। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? ये क्वेश्चन है जो मोस्टली एग्जाम्स में यही पूछा जाता है। अच्छा, एक सिमिलर टेस्ट होता है COB, कोगुलेटेड ऑन बॉइलिंग। तो ये किया जाता है किसके लिए? जो आपका कोलेस्ट्रम होता है उसके डिटर्मिनेशन के लिए, इसके डिटेक्शन के लिए। और स्ट्रिप कप टेस्ट है वो किया जाता है थैलेला से। ठीक है, तो ये याद रखना है। ये अपन जब मिल्क पढ़ेंगे COB टेस्ट तब पढ़ लेंगे। उसके बाद में बात करें मिल्क फीवर, तो मिल्क फीवर जैसा कि मैंने बताया कि जो मिल्किंग एनिमल्स होते हैं उनमें ही जनरली होता है, यानी कि फीमेल्स में ही जनरली होता है। और आपको पता हो जो मिल्क होता है उसमें जो मिनरल्स मौजूद होते हैं उसके कंपोजिशन में अगर अपन बात करें तो जो कैल्शियम और क्या होता है? फॉस्फोरस, ये मिनरल्स डोमिनेंट्स होते हैं। तो जो हाई मिल्क यील्ड जो होती है एनिमल्स में, तो उनमें ये डिजीज़ या डिसऑर्डर जो है वो ज़्यादा होता है। इसका रीज़न ये है कि बॉडी से ज़्यादा अमाउंट में क्या निकाल लेते हैं अपन? कैल्शियम है वो निकाल रहे हैं मिल्क के माध्यम से, तो उसकी जो बॉडी है उसमें कैल्शियम क्या हो जाता है? कम हो जाता है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाती है और उसके कारण जो आपका एनिमल्स हैं वो क्या हो जाता है? कमज़ोर हो जाता है। और इस डिजीज़ का एक खास बात यह है कि इसमें टेम्परेचर बढ़ने के बजाय क्या होता है? टेम्परेचर कम होता है, बॉडी का एवरेज टेम्परेचर से कम हो जाता है। और इसका जो मेन सिम्टम्स है वो है कि उसकी जो नेक होती है उसको पीछे की तरफ मोड़ के रखता है।
तो ये आपको याद रखना है। इसके लिए अपन क्या कर सकते हैं कि जो मिल्क फीवर होता है उसके लिए अपन कर सकते हैं, जो लैक्टेशन पीरियड की अपन बात कर रहे थे तो एवरेज कितना था आपका 305 के लगभग था, और उसमें दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ थी ड्राई पीरियड, तो वो अपन 60 दिन से ज़्यादा का ड्राई पीरियड अपन रखते हैं अगर आपको मिल्क फीवर से एनिमल को बचाना है। अगर जो आपका लैक्टेशन पीरियड है वो लंबा होता है तो दूसरा जो काविंग होगी, दूसरी सेकंड या काविंग जो होगी, उसका जो लैक्टेशन यील्ड है वो रिड्यूस हो जाएगी, और ये वाली प्रॉब्लम है, मिल्क फीवर की प्रॉब्लम है, वो फेस करनी पड़ेगी। अब देखिए यहाँ पे बात करें अपन, इसमें क्या होता है कि जो बॉडी में सेरियम कैल्शियम होता है उसका लेवल क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और इसके कारण ये सारी प्रॉब्लम्स होती है। इसका जो इफेक्ट है लगभग काविंग के 72 आवर्स बाद में आपको दिखाई देगा, जिसमें अपन उसको जो गर्दन पीछे मोड़ के रखना और बॉडी का टेम्परेचर है वो रिड्यूस हो जाना मेन सिम्टम्स मान सकते हैं। इसी प्रकार बात करें यहाँ पे इसमें कंट्रोल की, तो कंट्रोल में अपन क्या कर सकते हैं, एक तो कैल्शियम बोरोग्लूबरेट जो है वो पिला सकते हैं उसको, या उसका इंजेक्शन है वो अपन लगवा सकते हैं। इसी प्रकार बात करें विटामिन D3 जो है उसका इंजेक्शन अपन लगाते हैं। साथ ही अपन बात करें उसको जो फोल्डर या जो कंसंट्रेट अवेलेबल करवा रहे हैं तो उसका विशेष ध्यान रखिए तो कि उसमें कैल्शियम जो है वो प्रेजेंट है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद में बात करेंगे अपन कीटोसिस, जिसको बोलते हैं एसिटोनेमिया। इसको क्या बोलते हैं, एसिटोनेमिया बोलते हैं। जो एनिमल्स के जो फूड होता है या फीड होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट के इम्बैलेंस से होता है, तो अपन इसमें अपन ध्यान रखते हैं कि उसको प्रॉपर क्या दें, कार्बोहाइड्रेट युक्त है वो फूड अपन अवेलेबल करवाया। जिसमें अपन बात करें यहाँ पे इसकी बॉडी में क्या होता है, रिड्यूस लेवल ऑफ शुगर, इसमें बॉडी में शुगर यानी कि कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाती है, जिसको अपन बोलते हैं हाइपोग्लाइसेमिया। और अगर इसमें जो कीटोनिन्स है वो ब्लड में क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, कीटोनेमिया। और अगर ये जो कीटोनेस है वो अगर यूरिन में बढ़ता है तो उसको क्या बोलते हैं, कीटोयूरेनिया। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके लिए अपन जो है ग्लूकोज वगैरह उसको या ये वाला जो है अपन इंजेक्शन उसको लगवा सकते हैं। उसके बाद में है टिम्पेनी या ब्लॉट, जिसको बोलते हैं हिंदी में उसको आफरा बोलते हैं। तो आपको पता हो तो आपका जो डोमेस्टिक एनिमल्स होता है उसमें क्या होता है कि जो उसका स्टोमक होता है वो 4 पार्ट में डिवाइड होता है, जिसमें अपन बात करें एबोमेजम, रेटिकुलम, ओमेजम और रूमेन जो होता है। तो रूमेन पार्ट जो होता है उसमें इसमें फर्मेंटेशन होने के कारण गैस प्रोड्यूस होती है, और इसके कारण क्या हो जाता है कि उसका जो पेट है वो क्या हो जाता है, फूल जाता है। कहने का मतलब उसमें रूमेन जो है पार्ट में गैस भर जाती है, इसके कारण वो कैसा हो जाता है, उसमें स्वेलिंग आपको दिखाई देगा। फर्मेंटेशन इसका रीजन होता है, और ये जो प्रोसेस होती है वो ग्रीन फॉडर एक्सिस क्वांटिटी में खाने से होती है। इसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, उसको जो उसका रूमेन पार्ट है उसमें चीरा लगा सकते हैं जिससे वो गैस जो है वो बाहर निकल सके, या इसमें एक उपकरण आता है, एक इक्विपमेंट आता है जिसका नाम होता है ट्रोकार या कैनुला जो है, उसके माध्यम से अपन इसकी गैस है वो उसको बाहर निकाल सकते हैं। तो ये आप याद रखना है, ट्रोकार एंड कैनुला है, किसके लिए यूज़ किया जाता है, आपके ब्लॉट के लिए यूज़ लिया जा रहा है। और ब्लॉट में जो गैस जो प्रोड्यूस हो रही है वो फर्मेंटेशन से हो रही है, और ये गैस जो प्रोड्यूस हो रही है वो स्टोमक के रूमेन पार्ट में है वो स्टोर होती है। इसके बाद में सबसे जो खतरनाक है ब्रूसलोसिस डिजीज़ है, और अपन बात करें प्रेजेंट टाइम में तो जो आपका FMD है और ब्रूसलोसिस है उसको कम्प्लीटली अवॉइड करने के लिए वैक्सीनाइजेशन जो है वो चल रहा है। इसके लिए कई प्रकार की जो है लाइव स्टॉक जो डिपार्टमेंट है एनिमल हस्बेंड्री, तो उसके द्वारा कई स्कीमें चलाई जा रही है ताकि जो इंडिया है उसको FMD और ब्रूसलोसिस है, ब्रूसलोसिस का जो है उसको हिंदी में बोलते हैं अपन गर्भपात, जिसमें लगभग प्रेग्नेंट जो एनिमल्स होते हैं उनका 6 से 7 या 7 से 8 मंथ्स बाद में क्या हो जाता है, अबॉर्शन हो जाता है। तो ब्रूसलोसिस की भी अपन बात करें तो ये भी किससे होता है, बैक्टीरिया से होता है, जिसमें कई प्रकार के बैक्टीरिया है, ब्रूसलोसिस एबोर्टिस या ब्रूसलोसिस मेल्टेनेसिस और सुइसिस और कैनिस जो है बैक्टीरिया रेस्पॉन्सिबल होते हैं। इसी प्रकार अपन बात करें TB, जिसको बोलते हैं अपन ट्यूबरक्लोसिस, जो माइक्रोबैक्टीरियम बोविस के कारण होता है, ये भी एक बैक्टीरिया है।
इसी प्रकार अपन बात करें सबसे इम्पोर्टेंट जो जनरली बात करें कैमल में, तो ये कौन सा होता है, ट्रिपनोसोमिस, जो किससे होता है, एक प्रोटोजोआ से होता है, और इसको जो फैलाने का काम करता है यानी ट्रांसमिशन का काम करता है एक फ्लाई होती है जिसका नाम होता है टेस्टिस फ्लाइज। इसकी एब्सेंट में, जिसको अपन बात करें इसको ग्लोसिमा स्पीसीज बोलते हैं, और इसके एब्सेंस में बाइटिंग और ब्लड सकिंग जो फ्लाइज होती है वो इसको फैलाने का काम करती है। इसको अपन बात करें तीबरसा, सर्रा, ये भी अपन सब बोलते हैं। और आपके जो प्री पीजी 2017 है उसमें पूछा गया है ट्रिपेनोसोमोसिस जो है वो किससे होता है, तो इसके लिए जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो प्रोटोजोआ है जिसका नाम है ट्रिपेनोसोमा इवेंसाई। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद में अपन बात करें कुछ और इंपॉर्टेंट डिजीज की जो जनरली मेटाबॉलिक एक्टिविटी या किसी एलिमेंट या किसी मिनरल की डेफिशिएंसी से होता है, तो ये भी आपको एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। इसमें बात करें अपन रिकेट्स, तो किससे होता है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी से। इसी बात करें अपन कोर्डलोई पैरालाइसिस, वो किससे होता है, विटामिन B2। क्रेजी चिक है जो जनरली किसमें होता है, पोल्ट्री में होता है, वो विटामिन ई के होता है। और पेरोसिस जो है वो किससे हो रहा है, मैग्नीज की डेफिशिएंसी। पेरा केरोटोसिस जो है वो किससे हो रहा है, जिंक की डेफिशिएंसी। स्किन डिजीज जो है वो आई डिजीज है या स्किन डिजीज जो विटामिन B2 होता है उसकी डेफिशिएंसी से होता है। पिगलेट एनीमिया है वो आयरन की डेफिशिएंसी होता है। और ऑस्टोमलेशिया है वो फॉस्फोरस की कमी से या विटामिन ए की कमी से हो सकता है। तो ये कुछ डिजीज़ और डिसऑर्डर है जिसकी अपन ने बात की, जिसमें आपको क्या क्या याद रखना है वो अपन ने बात की कि इसके जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो किस प्रकार के ऑर्गेनिज्म है, वो बैक्टीरिया है, वायरस है, प्रोटोजोआ है, या किसी मेटाबॉलिक एक्टिविटी के कारण होने वाला डिजीज़ है। तो ये याद रखना है। दूसरा अपन ने बात की कि उसकी जो वैक्सीन है उसका नाम आपको याद रखना है। यही आपको एग्जाम्स में पूछा जाता है। नेक्स्ट चैप्टर में अपन फिर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की बात करेंगे, और ये टॉपिक अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वैसे मैंने कोशिश की है कि आपको ये शॉर्ट में आपको बता सकूं। फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी डिजीज़ के बारे में, क्योंकि डिजीज़ को अपन डिटेल में जब पढ़ते हैं तो जो चैप्टर है वो काफ़ी क्या हो जाता है, लेंदी हो जाता है। तो कोशिश की है मैंने इसको शॉर्ट बनाने की, और इसमें जो एग्ज़ाम्स में जो पूछी जाती है वही चीज़ें मैंने यहाँ पे डिस्कस की है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।